वेलकम टू माय स्टूडियो शैलेंद्र सर केमिस्ट्री क्लासेस। हमारे इस वीडियो में आज का अपना नया टॉपिक होगा द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, और उसका जो दूसरा टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर मेनी मोर प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड विच ट्रेंड्स आर आल्सो देयर इन द पीरियोडिक टेबल। उसी के बारे में हमको जानना है कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं क्या और इनका जनरल ट्रेंड क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, साइनिक रेडियस, और मैं आज आपको अपने इस वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा। दिस इज द अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये इसके बारे में बताऊंगा और इसका ट्रेंड बताऊंगा, जनरल पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है। तो लेट अस सी बेटा, सबसे पहले जानेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम इसका डेफिनेशन करें तो कह सकते हैं एज आई रिटन हियर ऑन द बोर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस कैटायन। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में द एलिमेंट, द एटम विच इज फाउंड इनटू द गैसियस फॉर्म, किसी भी एटम विच इज फाउंड इनटू द गैसियस फॉर्म के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितने एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से हम कहेंगे the minimum energy of the minimum amount of energy which is required to remove one electron from the isolated gaseous atom, from the isolated gaseous atom to form the gaseous cation। उस एलिमेंट या उस एटम का गैसियस कैटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। लेट अस सी एग्जांपल। अभी मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए M कोई मेटल है बेटा, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। दिस M मींस मेटल इज फाउंड इनटू द गैसेस, आइसोलेटेड एटम है व्हिच इज फाउंड इनटू द गैसेस फॉर्म। इस आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी डेल्टा HI इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, तो आपने ये एनर्जी लगाया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं M+ फॉर्म में, मींस द कैटायन ऑफ द पर्टिकुलर एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी लग रही थी इसी डेल्टा H को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसमें व्यक्त करते हैं, तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी या किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जो वैल्यू होती है अगर हम किलो कैलोरी में करें तो 23.06 किलो कैलोरी पर मोल या 96.49 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। और हमें पता है बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की वैल्यू जो जूल में हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल पर एटम के बराबर होती है। तो इस तरह से इट इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में बताऊंगा। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी भी एटम से केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके। इट इज पॉसिबल टू टेक आउट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी लगेगी उसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखेंगे जैसा कि मैंने लिखा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। लेट अस सी, अगर हमारे पास कोई एक ये M था और हमने इट इज फाउंड इनटू द गैसेस फॉर्म डेल्टा IH1 मान लीजिए, इट इज फॉर्मिंग M+ +1 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा,
अब इसमें से अगर ये जो M1 पॉजिटिवली चार्ज आयन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो इसमें कुछ और एनर्जी लगेगी, इसको हम 2 बोलेंगे, एंड दिस इज फॉर्मिंग M प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब अगर इस M++ में which is found in the gaseous form डेल्टा H3, तो यहाँ से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया which is called M++। ये आपने देखा कि अगर डेल्टा H1 है तो हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी की जरूरत होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगे उसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से इन तीनों में एक, अगर ध्यान से भी देखेंगे कि अगर H1, H2 और H3 में कोई चीज मेंशन नहीं है, सपोज के लिए इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर इसमें कोई चीज मेंशन नहीं है तो ऑलवेज वी हैव टू सी दैट इज इट शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी है कि दूसरा है कि तीसरा है, तो हम उसको हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज्यूम करेंगे। ओके, तो इस तरह से इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में किसकी वैल्यू कम होगी और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेट अस सी बेटा, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल, अगर हम यहाँ से ये देखें, मान लीजिए कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर तमाम सेल्स हैं, ये हो गया। इसमें हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और 3 हो गया। गौर से देखेंगे, अगर किसी आउटर मोस्ट सेल में किसी एलिमेंट या किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका मतलब उस एटम का या उस आयन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पहले की तुलना में बढ़ गया। कैसे समझेंगे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 13, इस कंडीशन के लिए प्रोटॉन की वैल्यू 13 होगी और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 13 हो गई। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन की वैल्यू 13 तो रहेगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बेटा 12 हो गई। आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 12। तो यहाँ आपने देखा 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 प्रोटॉन्स आ गए, इसका मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ध्यान देंगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इसका मतलब हो गया कि उसकी साइज छोटी हो गई, सिंक कर गया, उसकी साइज छोटी हो गई, और जब साइज छोटी हो गई इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के और थोड़ा करीब हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो गया। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। अब इस सेकंड को भी निकाल लिया, तो सेकंड को निकाल लिया तो इसकी साइज और थोड़ी सी हो गई और छोटी हो गई, तो वह इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में बचा वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के और करीब चला गया, जिसको निकालने में और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आईपी इज स्मॉलर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर देन द सेकंड वन और सेकंड वन इज स्मॉलर देन थर्ड वन। तो यहाँ से हमने ये चीज आपको दिखा दिया कि कैसे इसकी वैल्यू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे H1 is smaller than H2 and it is smaller than H3, या इसी को हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी इससे H2 से, और H2 की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी द ग्रेटर देन H1 से। ये इसका
डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मैटर है, ध्यान देंगे दोनों सेम है। मतलब यहाँ से आप लिखेंगे कि S3 इज ग्रेटर देन S2, S2 इज ग्रेटर देन H1। इसका मतलब हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकंड वन, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। तो इट इज नोन एज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। किन किन फैक्टर्स पे यह डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स को पहले मैं बताऊंगा, फिर वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर पहला न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक रेडियस, तीसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चौथा स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, और पांचवा है इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 5 पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस में रहने वाला जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर हम आगे लिखें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अगर हम ये बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एटॉमिक साइज कम होगी, और एटॉमिक साइज कम होने का मतलब हो गया कि वो साइज छोटी हो गई, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो रहने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के और करीब आ गया बेटा। तो न्यूक्लियस के जब करीब आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस शुड बी मोर देन द प्रीवियस वन। तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो क्या होगा, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी साइज, ध्यान देंगे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी साइज क्या होगी, घटेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी साइज घट रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों में होगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ी होगी वैसे वैसे वह आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो आपने देखा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस यानी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तब ये बढ़ रहा था, और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस तो आईपी डिक्रीजेस। ये ध्यान रखेंगे, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है इसका मतलब साइज बढ़ रही है, तो वह न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, इसलिए बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। तो इसलिए आईपी एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इसका आईपी कम होने लगेगा। अब चलते बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको लिखना है। सबसे पहले बनाएंगे पेनिट्रेशन। हम जानते हैं कि किसी भी सेल में या
जो सबसेल्स की संख्या होती है वो मैक्सिमम 4 हो सकती है, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल। तो S, P, D और F में ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सेल में चारों सबसेल्स हैं, S हैं, P है, D है और F है, तो इट इज फाउंड दैट इज द S subcell is nearer to the nucleus in comparison to the P. P is nearer to the nucleus in comparison to the D और D F की तुलना में और नजदीक है। तो यही है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है तो उसको निकालना काफी कठिन है, इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर कोई P में है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना S की तुलना में कम है और D की तुलना में, S की तुलना में इजी है और D की तुलना में टफ है। तो हम ये कह सकते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट इज इंडिकेटिंग S is greater than P is greater than D and D is greater than F। जरा गौर से देखेंगे तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज करता है तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेशन। S is greater than P, P is greater than D, D is greater than F। इसका मतलब इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द S सबसेल तो वहां से उसका IP ज्यादा होगा इन कंपेरेटिव टू P, और P का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द P सबसेल इलेक्ट्रॉन शुड बी लार्जर देन द D। हो गया बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। इसको समझने की कोशिश करें। स्क्रीनिंग इफेक्ट मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर तमाम सेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दें, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। लेट अस सी ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मींस दिस इलेक्ट्रॉन फील द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, ध्यान देंगे। तो कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के कारण कम हो जाता है। यानी कि इनर सेल में, आउटर मोस्ट सेल से पहले जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इलेक्ट्रॉन द सेकेंड सेल इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे सुनेंगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, और देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वह इनके और इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात करें बेटा, तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अगर हम जानते हैं किसी भी सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल, हमको पता है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सिचुएशंस। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर किसी भी सेल में जितने सबसेल्स हैं उस सबसेल में, किसी भी सबसेल में जितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, अगर सारे ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड भरे हैं या फुली फील्ड भरे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड आर देयर, तो देन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी मोर
देन द अदर सिचुएशंस। तो ये 5 इफेक्ट मैं आपको बता दिया। इन 5 इफेक्ट के बाद मैं आपको जनरल ट्रेंड बताऊंगा बेटा कि कैसे ये किसी ग्रुप में बढ़ता है, सॉरी कैसे किसी ग्रुप में घटता या बढ़ता है, या कैसे किसी पीरियड में घटता या बढ़ता है। अब जो जनरल ट्रेंड होता है वो जनरल ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा। जनरल ट्रेंड ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेट अस सी। जनरल ट्रेंड्स क्या होता है? जब हम किसी पीरियड में जाते, वी कैन से दैट इज इन पीरियड्स इट इंक्रीज एंड इन ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप्स में चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी और पीरियड में चलेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करने में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इन द केस ऑफ द पीरियड्स। चलिए देखते हैं। अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें, पीरियड 2 में जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, अगर हम यहां से यहां चलें तो होना चाहिए बेटा लिथियम की वैल्यू सबसे कम, बेरिलियम उससे ज्यादा, बोरान उससे ज्यादा, कार्बन उससे ज्यादा, नाइट्रोजन उससे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे ज्यादा, फ्लोरीन उससे ज्यादा और नियान सबसे ज्यादा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन एक वेरिएशन होता है यहाँ और एक वेरिएशन होता है यहाँ। क्यों वेरिएशन होता है? बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होना चाहिए, बोरान का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। यानी कि बोरान की आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन होती कम है। इसका कारण मैं बताऊंगा। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन होती कम है, यानी इसका ज्यादा होता है हायर और ये लोअर, जबकि ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा इसका होना चाहिए। उसका कारण है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 2 यानी कि 1s2 2s2, लेकिन अगर हम बोरान की बात करें एटॉमिक नंबर 5 2 और 3 1s2 2s2 2p1। ध्यान देंगे इसमें दो फैक्टर बेटा काम करेगा। एक तो कहेंगे कि बेरिलियम में जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वह ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द s सबसेल, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन है इन कंपैरिजन टू द p1, यानी कि s का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। या दूसरा हम कारण कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 2s2 की बात करें तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लेकिन इस p में नीचे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड बट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द p सबसेल। तो ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुली फील्ड है, जबकि ये फुली फील्ड है। तो मैं आपको बताया कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर नोन एज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसीलिए कहेंगे कि बेरिलियम हैज द higher ionization enthalpy because its penetration effect is more, or we can say it has the fully filled electronic configuration। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी होता है बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा 2 and 5 1s2 2s2 2p3। अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो ये तो भरा हुआ है। 2p3 में हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और दिस इज नोन एज द हाफ फील्ड। ये ध्यान रखेंगे ये क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड होने के नाते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई वी कैन से द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द नाइट्रोजन शुड बी हायर देन द ऑक्सीजन। ट्रेंड के हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये होता ही इसका है बिकॉज इट हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फील्ड। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बेटा पीरियड में। अब अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो जनरल ट्रेंड होता है कि ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज इसकी एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो अगर हम जो जनरल ट्रेंड है हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू कम होगी। लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऊपर से नीचे चलने पर इसकी जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगी, बढ़ रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है तो आईपी जो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान हो जाएगा, इसलिए इसकी आईपी कम होगी। तो इट वाज द ट्रेंड हाउ इट चेंज इन द पीरियड एज वेल एज इन द ग्रुप्स। तो इट इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।